जय श्री कृष्ण। आज की हमारी साइकोलॉजी की थर्ड क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने अभिवृद्धि और विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, आरबीएससी बुक्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और जो सेकंड वीडियो इसके अंतर्गत हमने देखा था कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हम आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विकास के सामान्य सिद्धांत बता देते हैं और मैंने आपको बताया था कि विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला होता है वातावरणीय कारक और दूसरा होता है वंशानुक्रम कारक। मतलब बच्चे के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कुछ वंशानुक्रम कारक भी ऐसे होते हैं जो वंशज से वो बच्चा प्राप्त करता है, वो भी उसके विकास को प्रभावित करता है। और दूसरा होता है वातावरणीय कारक, जहाँ पर वो वातावरण के अंतर्गत रहता है, वो कारक भी उसको प्रभावित करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे वातावरणीय कारक के बारे में, जो मैंने बताया था कि ये मेन वातावरणीय कारक है जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। अब वातावरण क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वातावरण के बारे में। तो वातावरण से हमारा तात्पर्य क्या है कि हम जिस परिवेश में निवास करते हैं, परिवेश के उन सभी कारकों को जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है वातावरण कहते हैं। मतलब हम जिस परिवेश में रहते हैं और हमारे आसपास में पाए जाने वाले वो सभी तत्व जिन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, उन्हें हम वातावरण की संज्ञा दे सकते हैं या वातावरण कह सकते हैं। अब ये वातावरण से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और रीट 2015 में मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा में से रॉस का प्रश्न भी आ चुका है वातावरण से संबंधित परिभाषाओं से, इसलिए मैंने वातावरण से संबंधित परिभाषाएं आपके समक्ष रखी है। पहला है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार क्या वातावरण होता है। तो वुडवर्थ ने कहा कि हमारे चारों तरफ फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। मतलब ऐसे वे तत्व जो हमें जन्म से लेकर हमारे मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं, उन्हें हम वातावरण कहते हैं। तो वुडवर्थ की जो परिभाषा याद रखनी है वो मैं आगे बताऊँ आपको किस ट्रिक से याद रखनी है। जिम्बर्ट ने कहा कि हमारे चारों ओर फैली हुई सभी वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। जिम्बर्ट ने कहा कि जो हमें वस्तुएं क्या करती है, जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, वो वातावरण कहलाती है। और रॉस ने कहा कि वातावरण से मेरा अभिप्राय है कि हमारे चारों ओर फैली उन शक्तियों से है। रॉस ने क्या कहा, शक्तियों से है जिसका प्रभाव जन्म से मृत्यु तक पड़ता है। तो तीनों की डेफिनेशन देखी जाए तो समान ही है, लेकिन इनको याद करने के लिए आपको ऐसा याद रखना होगा कि वुडवर्थ से तत्व जो जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ से आप तत्व याद रखोगे, जिम्बर्ट से आप रखोगे जीवन पर्यंत। जिम्बर्ट ने कहा कि वो सभी वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, जिम्बर्ट से जीवन पर्यंत। और रॉस से आप याद रखोगे शक्तियाँ जो हमें जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती है। ठीक है, तो रॉस से शक्तियाँ याद रखनी है, जिम्बर्ट से जीवन पर्यंत और वुडवर्थ से तत्व याद रखने। तो ये तो थी हमारे वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कारक के बारे में, वंशानुक्रम, जो हमारे विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो विकास क्या है, वंशक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मैंने आपको पहला भी बताया था कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और हमारा वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। और ये परिभाषा किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। अब बात करते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम से हमारा तात्पर्य जो बच्चा वंशजों से प्राप्त करता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वह है कि मानव शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से होता है, जिससे संयुक्त कोश या जाइगोट कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर का आरंभ किससे होता है। तो हमें याद रखना है कि मानव शरीर का आरंभ एक कोशिका से होता है। और ये एक कोशिका यदि ऑप्शन में नहीं हो तो वहाँ पे संयुक्त कोश आ सकता है या फिर जाइगोट भी आ सकता है। तो ये पूरा याद रखना है कि मानव शरीर का आरंभ एक कोशिका से होता है या फिर संयुक्त कोश या जाइगोट। ठीक है, हम जो संयुक्त कोश या जाइगोट कहते हैं, इनका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण दो उत्पादक कोशिकाओं के योग से होता है। जब दो उत्पादक कोशिकाओं का संयोग होता है तब संयुक्त कोश का निर्माण होता है। और ये दो उत्पादक कोशिका कौन सी है, एक मातृ उत्पादक कोशिका और एक पितृ उत्पादक कोशिका। ये जो नोट्स है वो आरबीएससी बुक्स में से बनाए गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर जीन को हम कह सकते हैं वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं जीन को। फिर अब वंशानुक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम, क्योंकि वंशानुक्रम हमारे सब्जेक्ट में जो टॉपिक है, इसीलिए हमें इनके नियमों को पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है।
इसमें से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है वंशानुक्रम के नियम में से कि आपको नियम देकर प्रतिपादक का नाम पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित नियम नहीं है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई कथन देके पूछा जा सकता है कि ये कथन किस नियम से संबंधित है वंशानुक्रम के। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले वंशानुक्रम के नियमों के बारे में। पहला हमारा नियम है बीजकोश की निरंतरता का नियम। जो बीजकोश की निरंतरता का नियम है, इसके प्रवर्तक कौन है? ये बीजमैन है। और इन्होंने क्या बताया कि बीजकोश का कार्य क्या है? केवल उत्पादक कोशिकाओं का निर्माण करना। और आपको बता दो कि बीजकोश की निरंतरता का नियम को जनन द्रव्य का सिद्धांत या अमरता का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहों पर किया था। फिर आगे हमारा है वो है समानता का नियम। जो समानता का जो हमारा जो नियम है, ये नियम बताता है कि जैसे है जो माता पिता होते हैं वैसे ही क्या होती है, संतानें जन्म लेती है। ठीक है, ये जो नियम है जो सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, समानता का नियम। ठीक है, जैसे मनुष्य के मनुष्य होगा, पशु के पशु, पक्षी के पक्षी और मछली के मछली होती है। ठीक है, तो ये समानता का नियम ये बताता है। फिर बात करते हैं हम विभिन्नता के नियम की। विभिन्नता का जो नियम है जो ये दिया था डार्विन व लैमार्क ने। ठीक है, और डार्विन व लैमार्क ने जो ये नियम दिया था विभिन्नता का नियम, इसको असमानता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कि माता पिता व संतानों से अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि असमानता देखी जाती है। जैसे कि कभी कभी माता पिता से उनके बच्चों के रंग, रूप और कद काठे में हम क्या देखते हैं? असमानता देखते हैं। तो वो विभिन्नता का नियम आता है। और ये डार्विन व लैमार्क ने दिया था। समानता का नियम सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। फिर आगे बात करते हैं चौथे नियम की, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम को हम कह सकते हैं विपरीत गुणों का नियम भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और ये जो नियम क्या कहलाता है? ये नियम कहता है कि कभी कभी संतानों में माता पिता से ठीक विपरीत गुण प्रकट होते हैं। मतलब माता पिता से ठीक विपरीत गुण आते हैं, उनकी विशिष्ट गुणों की जगह सामान्य गुण होते हैं। तो वो जब कहीं पे भी विपरीत गुण आता है तो वहाँ पर आ जाएगा प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं अगला नियम, पांचवा नियम है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। जो किसने दिया था? ये नियम दिया था लैमार्क ने। और लैमार्क ने किस पर प्रयोग किया गया था? लैमार्क ने अपना प्रयोग जिराफ पर किया था। तो लैमार्क ने क्या अपने प्रयोग में क्या बताया था कि उन्होंने देखा कि जो जिराफ की गर्दन होती थी वो भी पहले ऊंट के समान ही लंबी होती थी, परंतु जिराफ के द्वारा क्या उसका बार बार प्रयोग किए जाने के कारण उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। और वर्तमान में जिराफ की जितनी भी संतानें देखी जाती है वो सभी लंबी गर्दन उन्हें जन्मजात रूप में ही दिखने लगी। तो मतलब ये नियम ये बताता है अर्जित गुणों का नियम कि माता पिता जिस किसी व्यवसाय में यदि विशिष्ट उन्नति प्राप्त कर लेते हैं तो वो गुण अपने उनके बच्चे में अपने आप आने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब यदि किसी के माता पिता है जो मतलब शुरू से जो कोई विशिष्ट गुण प्राप्त कर लेंगे तो वो गुण भी बच्चों में फिर अपने आप जन्मजात के रूप में आने लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम दिया था। फिर अगला नियम है प्रभाविकता व वियोग का नियम, जो मेंडल ने दिया था। और इसे हम कह सकते हैं वर्ण संकरता का नियम भी कह सकते हैं। और मेंडल ने जो इसके लिए किसके पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और जो ये नियम है उनका नियम आनुवंशिकता का आधार नियम कौन सा है? मेंडल का नियम आनुवंशिकता का आधार नियम भी कहलाता है। मेंडल ने इस पर लंबे पौधे और बोने पौधे वाले मटर के बीजों को साथ बोया था और फिर उसके परिणामों को देखा था। इसमें भी दो नियम है, प्रभाव का नियम और वियोग का नियम। प्रभाव का नियम ये कहता है कि माता पिता में से जो गुण प्रभावी होगा वह अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। और वियोग का नियम मतलब अगर दो अलग अलग गुण हो गए तो फिर अलग अलग ही दिखाई देंगे। और ये जो मेंडल का नियम है ये बताता है कि प्रत्येक प्राणी में तीसरी पीढ़ी के आते आते उनके जन्मजात गुण वापस आ जाते हैं। मतलब प्रश्न कभी पूछा जाता है कि नानी के गुण यदि नातिन में आ जाते हैं, दादा के गुण है जो मतलब पोते में आ जाते हैं, तो ये कौन से नियमों से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से संबंधित जो नियम होते हैं वो यही नियम है, मेंडल का नियम है। तो ये अभी हमने बात की इम्पोर्टेंट कि बीजकोश का पूछे तो बीजमैन, समानता का पूछे तो सोरेनसन, विभिन्नता का पूछे तो डार्विन व लैमार्क, प्रत्यागमन का पूछे जाए तो ये विपरीत गुणों से संबंधित है। ठीक है, अर्जित गुणों का लैमार्क और प्रभाविकता, वियोग मेंडल, वर्ण संकरता का नियम मेंडल ने दिया।
ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ये नियम बताए। यदि आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसकी एक नियमों से संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित नियमों की एक अलग वीडियो बना दूंगी, ताकि मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से प्रयोग किए वो भी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। फिर आगे हम बात करते हैं मानव विकास पर वंशानुक्रम का क्या क्या प्रभाव होता है। तो मनुष्य के विकास पर जो वंशानुक्रम का जो प्रभाव की बात की जाए तो ये मनुष्य के विकास पर सबसे पहले हम बात करते हैं मूल शक्तियों पर प्रभाव। तो मनुष्य की जो मूल शक्तियाँ उसके ऊपर भी वंशानुक्रम निर्भर रहती है। मनुष्य के शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता लंबे हो गए तो बच्चे भी लंबे हो गए, ठीक है, ये हो गए शारीरिक। बुद्धि पर भी प्रभाव होता है कि जिन बच्चों के तीव्र बुद्धि माता पिता की संतानें होगी उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि के होते हैं। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों में क्या होता है, गार्डर एक है, उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया, कालीकॉक नामक सैनिक वंशजों पर अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि जो तीव्र बुद्धि के माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी पीछे क्या होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। तो वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर भी पड़ता है, शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है, मूल शक्तियों पर भी पड़ता है। आपको ये याद रखना कि बुद्धि पर प्रयोग किसने किया, इस वंशानुक्रम से संबंधित विकास पर, तो गार्डर ने किया था कालीकॉक नामक सैनिक वंशजों पर। प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है कि ब्राह्मण क्या है, अन्य प्रजाति से शुरू से क्या है, श्रेष्ठ है। व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, जिस पर वैज्ञानिक परिवारों पर अध्ययन करके देखा गया था। सामाजिक पहलू पर भी प्रभाव पड़ता है हमारे वंशानुक्रम का, कि विंशिप ने क्या था कि प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। यानी विंशिप ने ये जो प्रयोग किया था उसके अंतर्गत देखा था कि जो माता पिता प्रतिष्ठित है, जो फेमस है, उनकी संतानें भी आगे जाकर क्या करती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। इसके लिए विंशिप ने एडवर्ड के परिवार का अध्ययन किया था। और चरित्र पर प्रभाव, तो चरित्र पर प्रभाव पर ड्यूक ने ज्यूक के वंशजों का अध्ययन किया था, और हमारे विकास पर वंशानुक्रम में महानता पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर आगे मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। मनुष्य के विकास पर वातावरण से संबंधित कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो हमारे शारीरिक विकास पर पड़ता है, मानसिक विकास पर पड़ता है। जुड़वा बच्चे होते हैं तो उन पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उनके पोषण पर। हमारे व्यक्तित्व पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अनाथ बालकों पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी है जो मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये आज की जो ये मैंने वीडियो जो पूरी बनाई वो RBSE बुक्स के पर आधारित है। तो उसके अंतर्गत जितने भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के अंतर्गत बता दिए। यदि आपको वंशानुक्रम से संबंधित नियमों की जो मतलब डिटेल से यदि जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कौन कौन से प्रयोग दिए गए थे और कौन कौन से प्रयोग किए गए थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि आपको वीडियो से संबंधित कुछ भी समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर अपनी समस्या बताएं, और यदि आपको जानकारी और इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो आप उस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।